नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि भारत अपनी रक्षा कैसे करे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को वैध पहचान पत्र के रूप में अस्वीकार किया। केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें दूरसंचार, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और आईटी हार्डवेयर शामिल। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में पर्वतीय सुरंग 5 की सफल खुदाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। और मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में घने कोहरे का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार रखता है और कोई ये तय नहीं कर सकता कि भारत अपनी रक्षा कैसे करे। चेन्नई में आईआईटी मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट उत्सव शास्त्र 2026 के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगा। विदेश मंत्री ने देश की पड़ोस नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से होने वाले आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लगातार जारी सीमापार आतंकवाद सद्भाव को कमजोर करता है और जल बंटवारे जैसी व्यवस्थाओं के लाभ को निष्क्रिय करता है। उन्होंने कहा कि सहयोग और हिंसा एक साथ नहीं चल सकते। भारत के व्यापक दृष्टिकोण के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति दुनिया को एक परिवार मानती है और राष्ट्रीय क्षमताओं तथा साझेदारियों के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों को विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी मसौदा मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों के निपटान के दौरान वैध पहचान दस्तावेज नहीं माना जाएगा। ये कदम पिछले वर्ष 24 दिसंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जिसमें 2010 से 2024 के बीच जारी 113 समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र कानूनी वैधता पूरी न होने के कारण रद्द कर दिए गए थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग पात्र मतदाता हैं, लेकिन 2010 के बाद के उनके प्रमाण पत्रों को चुनाव संबंधी मामलों में पहचान या समुदाय वर्ग के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वे आज चेन्नई में डॉक्टर एमजीआर शिक्षण और शोध संस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने छात्रों से विश्वविद्यालय की शिक्षा के बाद ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी ने बहुत से बदलाव ला दिए हैं, इसलिए छात्रों को समय के साथ खुद को बदलना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को डिग्री देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पावन पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसमें पहली बार पिपरवा से संबंधित अवशेष और पुरातात्विक सामग्री एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र के पालघर में विरार और बोईसर को जोड़ने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। ये इस परियोजना में एक बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के पालघर में हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने ये बात कही। आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स और एक अंडर सी टनल। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, 3 डिपोज बने हुए हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग के लिए परिवहन का एक किफायती और सुविधाजनक साधन बनेगी। रेल मंत्री ने कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा और पहली हाई स्पीड ट्रेन सूरत बिलीमोरा मार्ग पर चलेगी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 41,863 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इन प्रस्तावों में मोबाइल निर्माण, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित 11 क्षेत्र उत्पादों का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से 2,58,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होने और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 34,000 नौकरियां सृजित होने की आशा है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रमुख सुधारों को लागू करना और क्रियान्वयन में तेजी लाना मोदी सरकार की पहचान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती उद्योगों में से एक है। यह देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में अहम भूमिका निभा रही है। आज मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स 8 राज्यों से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई मजबूत होगी, जरूरी कंपोनेंट्स के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत में उन्नत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 24 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। ये नई मंजूरी भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की सोच का एक अहम कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की विकास यात्रा में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय की वर्षांत उपलब्धियों पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार 2014 से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दे रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश भविष्य में तकनीकी और नवाचार के बल पर विकास में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है। केरल में विशेष जांच दल ने शबरीमला स्वर्ण परत चढ़ाने के मामले में मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी से एक बार फिर पूछताछ की। उन्नी कृष्णन पोट्टी शबरीमला मंदिर में पूर्व सहायक पुजारी के सहायक के रूप में काम कर चुका है। इस बीच केरल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल शबरीमला मंदिर से कथित तौर पर स्वर्ण परत चढ़े पैनल सहित गबन किए गए सोने के बारे में जांच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पद्मनाभन को एक दूरदर्शी व्यक्ति बताया, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक सौहार्द, समानता और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में पद्मनाभन के प्रयासों को प्रेरणादायक है। श्री मोदी ने कहा कि मन्नथु पद्मनाभन को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। गृहमंत्री ने मन्नथु पद्मनाभन को दूरदर्शी समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त के रूप में वर्णित किया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सेना का पशु दस्ता पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। ये दस्ता देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य अभियानों में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यापारी पर बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला करके उसे घायल कर दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित की पहचान खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है। एक रिपोर्ट।
बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में बुधवार रात 50 वर्षीय कारोबारी पर बदमाशों ने हमला कर चाकू मारा और आग लगा दी। पीड़ित खाकोन चंद्र दास अपनी दुकान से सीएनजी ऑटो रिक्शा से घर लौट रहे थे, तभी तिलोई इलाके के पास उन्हें रोका गया। धारदार हथियारों से हमला किया गया, नकदी लूटी गई और फिर आग के हवाले कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद खाकोन अपनी जान बचाने के लिए पास के एक तालाब में कूद गए। उनकी चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाकर शरीयतपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें ढाका के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। खाकोन की पत्नी ने बताया कि उनके पति ने कम से कम 2 हमलावरों को पहचान लिया था, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान कर ली है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हाल के हिंसक हमलों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। 18 दिसंबर को मेमनसिंह शहर में कथित ईशनिंदा आरोप में 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी और उसके शव को आग लगा दी थी। एक सप्ताह बाद 24 दिसंबर को राजबाड़ी कस्बे के पांगशा उपजिला में कथित जबरन वसूली के आरोप में एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की भी पीट कर हत्या कर दी गई। भारत ने स्विट्जरलैंड में क्रांस मोंटाना में आग दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में स्विट्जरलैंड और उसके लोगों के साथ खड़ा है। स्विट्जरलैंड में नववर्ष की पूर्व संध्या पर वेलिस कैंटन के क्रांस मोंटाना स्की रिजॉर्ट में एक बार में विस्फोट और आग की घटना में लगभग 40 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा है कि चीन के बढ़ते विस्तार को देखते हुए हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सैन्य अभ्यास के दौरान चीन द्वारा ताइवान की ओर रॉकेट दागने के बाद श्री चिंग का ये बयान आया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन औषध निगरानी योगदान में भारत वैश्विक स्तर पर अब 8वें स्थान पर है, जबकि 10 वर्ष पहले ये 123वें स्थान पर था। श्री नड्डा ने आज नई दिल्ली में औषध मानकों के बारे में भारत की आधिकारिक पुस्तक इंडियन फार्मासोपिया 2026 के 10वें संस्करण के विमोचन पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि हाल में जारी रिपोर्ट में 121 विशेष लेखों को शामिल किया गया है, जिससे विशेष लेखों की कुल संख्या बढ़कर 3,340 हो गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियों का संचालन बाधित हुआ है। रेल विभाग के अनुसार लगभग 31 रेलगाड़ियां 2 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ियों के संचालन की स्थिति की जानकारी ले लें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि 1 फरवरी से सभी नए फास्टैग जारी करने के लिए कारों के नो योर व्हीकल KYV कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये कदम राजमार्गों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा और फास्टैग एक्टिवेशन के बाद की परेशानियों को दूर करने के लिए उठाया गया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिन तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी घना कोहरा छाया रह सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति 6 जनवरी तक बनी रहेगी। वहीं तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और काराइकाल में आज बिजली कड़कने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। शोड मरिंजे को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया ने आज इसकी घोषणा की। श्री मरिंजे ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम को ऐतिहासिक 4था स्थान दिलाया था। 11वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय युवा नौकायन चैंपियनशिप 2026 आधिकारिक तौर पर 4 से 10 जनवरी तक चेन्नई बंदरगाह पर आयोजित की जाएगी। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर में %0.5 से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 498 अंक बढ़कर 85,687 पर था। निफ्टी 26,306 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, कोई भी तय नहीं कर सकता कि भारत अपनी रक्षा कैसे करे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के लिए 2010 के बाद जारी OBC प्रमाण पत्रों को वैध पहचान पत्र के रूप में अस्वीकार किया।
केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में पर्वतीय सुरंग 5 की सफल खुदाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।